तो चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां रूबिया सईद अपहरण केस में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने न्यूज 18 को बताया कि एक वकील के निधन के कारण कोर्ट में वकील आज काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मई मुकर्रर की गई है। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज कोर्ट में हियरिंग हुई है जो रूबिया सईद केस के मामले में, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज क्योंकि हमारे एक यंग लॉयर की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से वर्क सस्पेंडेड था, और दूसरा इसमें विटनेस भी नहीं थी, तो उस वजह से कोर्ट की हियरिंग डेफर हुई है और 12 मई के लिए नेक्स्ट डेट रखी गई है। कहा गया था कि 2 विटनेस शायद आज आएंगे, क्या वो आए थे, या अगर वो नहीं आए तो क्या कारण रहा उसका? नहीं, उनका आ गया था रिपोर्ट कि दे हैड सेंट देयर रिपोर्ट्स कि दे कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ। वो रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट करवा दी थी, और वो भी नहीं आए थे। लिहाजा दूसरी रीजन ये भी था कि एक यंग लॉयर की डेथ होने की वजह से भी वर्क सस्पेंडेड था, तो इसलिए कोर्ट की कोई कार्रवाई आज नहीं हो पाई। और जो दूसरा केस है, इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है, उस पर कब सुनवाई होनी है, और क्या एक्सपेक्टेड है अगर कल सुनवाई जो उसकी है, क्या उसमें कुछ फिटनेसेस कल आ सकते हैं? उसकी एयरफोर्स वाले केस की कल सुनवाई है, तो कल ही आपको बताएंगे कि विटनेस आई है नहीं आई है, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकती कि विटनेस आ रही है नहीं आ रही, बिकॉज वी टू रिसीव दी इन्फॉर्मेशन, सो वो कल ही पता चलेगा। वहीं सतीश टिक्कू हत्या मामले में श्रीनगर कोर्ट में सुनवाई हुई। बिट्टा कराटे का वीडियो कबूलनामा आज सुना जाना था। एडिशनल सेशन जज ये वीडियो का कबूलनामा सुनने वाले थे। सतीश टिक्कू के परिवार वालों का दावा है कि वीडियो में बिट्टा कराटे ने कबूला है अपना जुर्म। सतीश टिक्कू को कई बार गोली मारने की बात उसने इस वीडियो में कबूली है। फारूक अहमद डार है बिट्टा कराटे। दरअसल बिट्टा ने कराटे की ट्रेनिंग ले रखी है, इसलिए इसका नाम बिट्टा कराटे के तौर पर मशहूर हुआ, लेकिन असलियत में फारूक अहमद इसका नाम है, जिसने एक वीडियो में यह कबूला है कि सतीश कुमार टिक्कू को उसने गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया था, और यही वीडियो कबूलनामा आज कोर्ट में सुना जाना था। एडिशनल सेशन जज आज ये कबूलनामा सुनने वाले थे। Criminal law, whether in a cognizable offence, I have a right to take the other side for a criminal trial, and the other side said that since there was a PIL filed in the Honorable Supreme Court about roots of Kashmir, so we have no locus. To which I replied that under the criminal law and also in the Supreme Court, the family of Mr. Satish Tikku didn't go. We have not even filed an affidavit in the Honorable Supreme Court in the roots of Kashmir petition. So there is my right to a criminal trial does not get affected by that PIL and the dismissal order. My right in criminal law in a cognizable offence still remains. And as we all know that the situation has improved in Kashmir, and the family after 31 years wants justice and closure in this case. So we are making all efforts under the criminal law, under the CRPC, to get Mr. Bitta Karate on the trial so that he should face trial for murdering Mr. Satish Tikku in cold blood. So you were supposed to bring that, submit that confession video. We will do it in the due course of the arguments, because from that video, in the confessional video where Mr. Bitta Karate says that I killed Mr. Satish Tikku because he was a member of the RSS, it is a submission of a cognizable offence. So during the course of the arguments, as the matter is now listed on the 4th of May, so as we get a chance, we will. क्या लगता है ट्रायल सही जा रही है? हमको बहुत उम्मीद है हमारी न्यायपालिका से, हमको हमारे कोर्ट से और संविधान से बहुत उम्मीद है कि इसमें टिक्कू फैमिली को जस्टिस मिलेगा और क्लोजर मिलेगा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी परवेज का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। परवेज, 31 साल बाद एक बार फिर सतीश कुमार बिट्टू के परिवार वालों को न्याय की आस जगी है, और आज क्या कुछ अहम रहा आज की सुनवाई में?
सुनवाई हुई इस केस की। जो जस्टिस अजय कुमार गुप्ता हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, ये वो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और दोनों पक्ष जो हैं, चाहे हम विक्टिम के लॉयर्स की बात करें या फिर डिफेंस के लॉयर्स की बात करें, दोनों पक्ष मौजूद थे यहाँ पे। हालांकि जो डिफेंस के जो लॉयर्स हैं उनकी बहस ये थी कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL इस केस के हवाले से गई है जो रूट्स ऑफ कश्मीर ने की है, जिसका कि जो विक्टिम के लॉयर थे उन्होंने जवाब देके ये कहा कि उनका हक बनता है कि अब जबकि कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए हैं और जब आज से 30 साल पहले जब ये इंसिडेंट पेश आया था उस टाइम इस केस की तहकीकात नहीं हुई है, तो वो इसमें एक बारी फिर से इसको रीओपन करना चाहते हैं। जहां तक बात करें जो एडिशनल जज हैं जस्टिस अजय कुमार गुप्ता, उन्होंने जो विक्टिम के लॉयर हैं उनसे ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सर्टिफाई करके उनको सर्टिफाइड फॉर्म में वो पेश करें अदालत में और उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वो सुनी जाएगी। 4 मई तक फिलहाल इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। 4 मई तक इन दोनों पार्टीज को बताया गया है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करके जो 4 मई को फिर इसकी जो सुनवाई होगी। हमने पूछा जो डिफेंस जो विक्टिम के लॉयर है एडवोकेट उत्सव बैंस, उनसे हमने पूछा कि क्या उम्मीदें हैं उनको, तो उनका साफ कहना था कि जो ट्रायल है वो बहुत ही एक सही सिमत में जा रही है और आने वाले दिनों में उनको उम्मीद है कि जो जिस बेस पे ये ट्रायल शुरू की गई, जो कि एक वीडियो एविडेंस है, वीडियो कन्फेशन है बिट्टा कराटे का, जिसमें वो कबूलते हैं कि किस तरह से उसने सतीश कुमार टिक्कू का मर्डर किया था हब्बा कदल में, गोलियां मार के उस वीडियो में वो उसको कन्फेस करते हैं। तो उसी को बेस बना के ये ट्रायल शुरू की गई थी और जो एडवोकेट बैंस है उनको उम्मीद है कि जो नेक्स्ट ट्रायल्स होंगी उसमें जो जज साहिबान हैं वो इस वीडियो को भी सुनेंगे, इसकी कॉग्निजेंस भी लेंगे और आगे का जो मरहला जो ट्रायल का सिलसिला है वो आगे चलेगा। तो उनका ये भी कहना था कि उनको उम्मीद है क्योंकि हालात अब कश्मीर में पहले से बेहतर हो गई हैं। जो 35 साल पहले हालात थे जब ये इंसिडेंट पेश आया था 19 में, उस टाइम जिस तरह के हालात थे उस टाइम इसमें निग्लेजेंस भी हुई है कहीं पे और तब से आज तक अगर हम देखें तो इंसाफ अभी तक इस केस में नहीं मिला है। तो उनको उम्मीद है कि अब जबकि हालात अब सुधर गए हैं। बिल्कुल परवेज, बड़ा सवाल ये है कि इतना पुख्ता सबूत होने के बाद जहां पर बिट्टा कराटे खुद ये कबूल कर रहा है कि मैंने सतीश कुमार बिट्टू की गोलियों से हत्या कर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो RSS का सदस्य बताया जा रहा था, और उसने ये भी कबूला है कि वो इस तरीके से उसको आदेश दिए गए थे कि अगर उसके सामने उसकी मां और बहन भी होते तो शायद वो गोलियां दागने से गुरेज नहीं करता। यहां तक उसने कबूला है। फिर और जानकारियों के मुताबिक आज ये जो वीडियो कबूलनामा है ये एडिशनल जज को सुनना था, फिर क्या कारण रहा कि आज वो नहीं सुन पाया और ये आज ये जो सबूत था वो नहीं सुन पाया और आगे इस कार्रवाई को टाल दिया गया? अब कारण जैस्मिन ज्यादातर मोटे तौर पर अगर बताएं तो यही कारण है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं सबमिट किए गए कोर्ट्स में। जो विक्टिम के लॉयर हैं उनकी तरफ से या फिर डिफेंस ने जो दलीलें पेश की वो भी एक रीजन बना इसकी एडजर्नमेंट के लिए 4 मई के लिए। जैसा मैंने कहा कि पहले इस केस की समाअत सुबह 10:30 बजे होनी थी, लेकिन फ्लाइट डिले होने की वजह से जो विक्टिम के लॉयर हैं वो दिल्ली से उनको फ्लाई करना था यहाँ पे, तो वो लेट पहुंचे यहाँ पे, जिसकी वजह से फिर 2 बजे इसकी समाअत हुई। और इनिशियली जब जज साहब को काफी वेट भी करना पड़ा क्योंकि प्रोसिक्यूशन के लोग वहां पे नहीं थे, तो वो भी एक बाधा इसमें बनी। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी तकरीबन 4 ट्रायल्स इस केस की हुई हैं, लेकिन 4 ट्रायल्स में सिर्फ एक बार आज पहले और आज दूसरी बार जो है विक्टिम के लॉयर जो हैं वो पेश हो पाए हैं अदालत में, क्योंकि कई सारे रीजंस है। लास्ट जब सुनवाई हुई थी इस केस की थी तो जो विक्टिम के लॉयर हैं उन्होंने रीजन दिया था कि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है यहाँ पे, उनको सिक्योरिटी का खतरा रहता है यहाँ पे, तो इस वजह से वो उस सुनवाई में आ नहीं पाए थे। साथ में उन्होंने ये भी प्लीड किया था उस टाइम कि केस को बाहर किसी अदालत में लिया जाए। लेकिन आज जबकि वो खुद यहाँ पे आए और उन्होंने इस हियरिंग में वो शामिल रहे और उन्होंने अपना केस प्लीड यहाँ पे किया, उन्होंने उनका यही मानना था, उनसे जो बात हमारी हुई थी कि एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ये जो ट्रायल है वो चल रहा है और उनको उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में है जो वीडियो है, जो बेस है वीडियो की, वो भी सुनी जाएगी और सतीश कुमार टिक्कू को इंसाफ भी मिलेगा। जी जैसे
बिल्कुल परवेज, तो 20 कश्मीरी पंडितों का हत्यारा बिट्टा कराटे, उसकी फाइल एक बार फिर से खुल चुकी है और 31 सालों बाद सतीश कुमार टिक्कू के घर वालों को इंसाफ की आस जगी है। अगले महीने 4 मई को एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए परवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 31 साल बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले की फाइल खुली है। आपको बता दें कि वीडियो कबूलनामा आज सुना जाना था, लेकिन कुछ दस्तावेज पुख्ता नहीं थे। इस वजह से इस पूरे मामले की सुनवाई 4 मई तक टाल दी गई है। 4 मई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद पर यह इल्जाम है कि उसने 20 कश्मीरी निहत्थे पंडितों की हत्या कर दी थी, जिसमें से सतीश कुमार टिक्कू एक थे। अपने वीडियो कबूलनामे में उसने इस बात को कबूला था कि गोलियों से उसने सतीश कुमार टिक्कू की हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही ये मामला लगातार गरमाया था। 31 साल बाद सतीश कुमार के टिक्कू के परिवार वालों ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है और इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। अभी तक 4 सुनवाइयां हो चुकी हैं, अगली सुनवाई 4 मई को होनी है। और बात करेंगे बड़ी खबर की मुंबई से, जहां हज यात्रियों का चयन आज लॉटरी द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल लॉटरी सिस्टम द्वारा यह चयन होना है। मुंबई में चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। आपको बता दें 1,40,000 हज यात्रियों का आज चुनाव होना है। इस साल भारत को 1,75,000 का कोटा निर्धारित किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी दी है। तो इस साल होने वाली हज यात्रा के लिए सेंट्रल लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई में डिजिटली ये लॉटरी निकाली जाएगी और 1,75,000 भारतीय इस बार हज की यात्रा पर जा सकेंगे। भारत को 1,75,000 का कोटा निर्धारित किया गया है और आज 1,40,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा लॉटरी सिस्टम के जरिए, जिसकी प्रक्रिया मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, हज यात्रा 2023 से जुड़ी हुई अहम खबर है, जहां आज हज यात्रियों का चयन होगा। खुर्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, आज रमजान के पाक महीने का दूसरा शुक्रवार है और आज हज यात्रा पर जाने के लिए अभ्यर्थियों का चयन होना है। लॉटरी के जरिए यह चयन होगा और कोरोना महामारी के बाद नियमों में भी काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। तफसील से ज्यादा जानकारी दीजिए खुर्रम। जस्मिन, देखिए, जहां जो हज कमेटी के द्वारा जाने वाले 1,40,000 जो हज यात्री हैं जो सऊदी अरब जाएंगे पवित्र यात्रा पर हज करने के लिए, उनकी नजरें आज इस लॉटरी पर लगी हुई हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के 14,000 से ज्यादा लोगों ने दरखास्त दी है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और उसमें से लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों का जो है लॉटरी निकाला जाना है। तो सभी की नजरें हैं। बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो स्टेट हज कमेटी अपने तौर पर जो ड्रा करती थी, उनकी लॉटरी निकाली जाती थी, वो इस बार नहीं हो रहा है, बल्कि सेंट्रलाइज हो गया है। NIC जो एजेंसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके जरिए से ड्रा कराया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी हमें मंत्रालय की तरफ से दी गई है वो सिर्फ ये है कि 3 बजे के करीब ये ड्रॉ शुरू होना था और फिर इसका जो प्रोसेस होगा पूरे तौर से पूरा करने के बाद जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जो भी हाजी है, जो भी पिलग्रिम्स है, वो वहां पर अपना जो बैच नंबर होता है उसको वहां पर डालेगा और उसकी जानकारी लेगा कि क्या उसका चयन हुआ है या उसका चयन नहीं हुआ है। जहां तक बदलाव की बात है तो लगातार इस बार जो है बदलाव देखने में आया है, क्योंकि पिछली बार जो हज पॉलिसी थी वो क्योंकि समाप्त हो गई थी, हज पॉलिसी बनने में देरी लगी। जो महिला हैं उनको सीधे तौर पर इस बार सऊदी अरब भेजा जा रहा है। पहले 45 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं होती थी उनको 4-4 के ग्रुप में भेजा जाता था, लेकिन इस बार ये सीधे तौर पर इसको खत्म कर दिया गया। जो अगर एक महिला भी है और बगैर महरम के सऊदी अरब जाना चाहती है तो उसके लिए वो जा सकती है। ये महरम वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व, एक तरीके से रिजर्व कैटेगरी हो गई है।
इसी तरीके से 70+ जो आजमीन है, जो हाजी हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो पहले से ही रिजर्व कैटेगरी में थे, तो वो भी जाने वाले हैं। पिछली बार जब हज कमेटी ऑफ इंडिया से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 2 लाख से ज्यादा जो हज एप्लीकेशंस हैं उनके पास आ चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1,75,025 जो टोटल हज कोटा है वो सऊदी अरब से भारत को मिला है। उसमें से 80% कोटा हज कमेटी को, यानी कि 1,40,000 का कोटा वो हज कमेटी के पास है और बाकी कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास है। तो कई तरह के बदलाव जरूर देखने में आ रहे हैं, तमाम लोगों की नजरें हैं। अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो हज एप्लीकेशंस आई हैं 14,217 हज एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर में आई हैं। 1,300 हज एप्लीकेशन 70+ की जो कैटेगरी है, जो एज है जिनकी 70 साल से ज्यादा एज है, वो एप्लीकेशंस हैं। और 132 एप्लीकेशंस महिलाओं की तरफ से हैं जो रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो ये सभी लोगों की नजरें हैं कितना कोटा मिलना चाहिए। अभी जो हमारी बातचीत हुई है पिछली बार 7,500 से ज्यादा का कोटा वो मिला था, उसी की उम्मीद है कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकेंगे। और जो हज की फ्लाइट है वो भी आपको मालूम है 21 मई से शुरू होनी है। तेजी के साथ काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हज पॉलिसी आने में पहले ही काफी देर हो गई थी, उसकी वजह से बहुत ही तेजी के साथ काम हो रहा है। अभी जो लॉटरी की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 21 मई से फ्लाइटें जाएंगी और फिर जुलाई के महीने तक जो है हज का जो पूरा प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। जैस्मीन, बिल्कुल खुर्रम, और हज यात्रा इस साल 26 जून से शुरू होगी और इस बार खास नियम यह भी है कि वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। वीआईपी जो कोटा है उसे भी खत्म कर दिया गया है। प्राथमिकता 70 साल से अधिक आयु वाले लोगों को दी जा रही है। इस तरीके से भी कुछ नियम सामने आए हैं। इसके अलावा जब लॉटरी निकल जाएगी खुर्रम, उसके बाद फिर पासपोर्ट को लेकर जो है कवायद वो तेज हो जाएगी। उस हवाले से कोई जानकारी, कोई खबर? देखिए, अभी 3 दिन पहले ही मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को लेटर लिखा गया है कि जो भी टीके लगने हैं या फिर मेडिकल होना है उसके लिए सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले प्राइवेट तौर पर ये तमाम चीजें करानी होती थी, लेकिन अब मुफ्त में ये तमाम चीजें हो रही हैं। जहां तक पासपोर्ट की बात है तो पासपोर्ट वही शख्स अप्लाई कर सकता है जिसका पासपोर्ट फरवरी 2024 तक मान्य हो। तो इस तरीके से जिसके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है उसको लेकर के भी गाइडलाइन साफ है। और इस बार एक अहम चीज और भी है कि जो हाजी जाते हैं, जो पिलग्रिम्स जाते हैं, उनकी मदद करने के लिए जो यहाँ से सरकारी अमला जाता था, जो अफसर जाते थे, इस बार सिर्फ आर्म फोर्स, जो सेंट्रल आर्म फोर्स हैं या फिर जो आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस बार जाने वाले हैं। तो क्योंकि वो फिट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, हर तरह की मदद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक बड़ी पेशरफ्त ये की है कि इस बार जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर के तेजी के साथ काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पहले ही हज को सस्ता करने की कोशिश की गई, हालांकि अभी भी 3,82,000 के आसपास जो रकम है वो आ रही है। जो पहले फॉरेन करेंसी के लिए पैसा जमा होता था और उसकी वो तकरीबन 42 से 46 हजार रुपए जमा होते थे और 2100 रियाल की सूरत में सऊदी अरब में मिलते थे, उसको हटाया गया कि आप जितना खर्च करना चाहते हैं खुद अपने बैंक से खुद ले सकते हैं, उसका इंतजाम खुद कर सकते हैं। चादर, अटैची, जो कई चीजें यहाँ पर पहले लगा दी गई थी उनको भी हटा दिया गया ताकि लोग अपने तौर पर जो कुछ ले जाना चाहते हैं वो लेकर जाएं। और कुछ ना कुछ लोगों को सकते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि हज यात्रा जितनी सस्ती हो सके, हर आम जनता की जेब पर उसका बोझ कम पड़े, इसकी कोशिश यहां पर की जा रही है। खुर्रम, आपसे कुछ ही देर बाद जो डिजिटली ये लॉटरी निकाली जा रही है, सेंट्रल लॉटरी सिस्टम, इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो हाजी हैं उनका नाम डाल दिया जाएगा। खुर्रम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो दिल्ली में एनआईसी में इस जो प्रक्रिया है लॉटरी की उसको करने वाला है। सेंट्रल हज कमेटी से इस तरह की बात जो है बताई गई है कि दिल्ली में ही ये काम पूरा किया जा रहा है। और 3 दिन पहले जब ब्रीफिंग हुई थी तो अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने यह भी कहा था कि वो लॉटरी के बाद जरूर इस पर जो है कैमरे पर आकर के वो अपना बयान देंगी।
और बताएंगे कि इस बार किस तरीके से हज जो होगा वो काफी बेहतर होगा और पिछले सालों के मुकाबले में जो पिलग्रिम्स हैं, जो हज पर जाने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा सहूलियात मिलेंगी। बिल्कुल खुर्रम, तो अब से कुछ ही देर बाद 1,40,000 हाजियों के नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और तब जुड़ेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान हसनैन मसूदी ने सड़कों, राजधानी टनल और बर्फबारी के कारण बहुत से इलाकों के दूसरे हिस्सों से कट जाने का मुद्दा उठाया। हसनैन मसूदी ने परिवहन मंत्री के काम की सराहना भी की। मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी साहब ने मुलाकात की है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बातचीत हुई और किस तरह की चीजें आपने उनसे रखी हैं? देखिए, जो अभी कोई 2200 करोड़ के करीब जो उन्होंने रिलीज किया, अमाउंट अप्रूवल किया, एक तो श्रीनगर उड़ी का जो है, जो 2 बाईपास हैं, ग्रीनफील्ड और बाकी जो भी उसके साथ हाईवे के साथ जो भी काम है वाबस्ता, और इस तरह शुपया का, तो उस पस मंजर में मेरी बात हुई। एक तो पहले उनका शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि जो मैंने कहा कि एक पॉजिटिव सोच रखने वाले जो मरकजी काबीना में है वो गडकरी जी हैं, जो चाहते हैं कि काम हो जाए। तो फिर हमारा जो जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी के मसाइल हैं, देखिए यहाँ शायद ही मालूम होगा वाकई यहाँ कि वहाँ पर विंटर में कुछ इलाके कट के रह जाते हैं। करना का इलाका है, क्या नाम है जी, गुरेज का इलाका है, माडवा वाडवन का इलाका है। तो जनाब उस पस मंजर में मैंने पहले से भी उनसे गुजारिश की थी, कुछ निशानदेही मैंने की थी, कुछ कोड्स की। तो मैं चाहता था कि उन पर भी उसको भी अपनी कंसिडर करें, इसीलिए मैंने एक मेमोरेंडम दे दिया और उसमें मैंने उनका डिटेल लिख लिया। तो ये जो मुलाकात रही, इसमें गडकरी साहब ने, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उस पर काम करेंगे, आगे देखेंगे इसको? देखिए, गडकरी जी साहब की दिक्कत है। श्रीनगर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब उन्होंने शुरुआत की थी, जो संग बुनियाद डाला था। तो उस दिन मैं भी था, डॉक्टर साहब भी थे, उसमें हम शामिल थे उस तकरीब में। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था, कल भी कहा था कि